हेलो साथियों, मैं हूं डॉक्टर पल्लव पांडे। आज हम चर्चा कर रहे हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग की। यह चर्चा हम कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी के संदर्भ में। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इज आल्सो नोन एज टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात देखिएगा कि टीबीएलटी इज आल्सो नोन एज टीबीआई। ये दोनों के दोनों एक ही हैं, यानी कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग को टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इट फोकसेस on the use of authentic language and on asking students to do meaningful tasks using the target language, like visiting a doctor, conducting an interview, or calling customer care service for help. देखिए, टीबीएलटी के तहत बच्चों को मीनिंगफुल टास्क दिए जाते हैं, यानी कि सार्थक कार्य दिए जाते हैं जो उनके दिन प्रतिदिन के संदर्भ से संबंधित होते हैं, जैसे कि डॉक्टर को विजिट करना, इंटरव्यू आयोजित करना, कस्टमर केयर सर्विस में हेल्प के लिए फ़ोन करना। यानी कि इसमें सैद्धांतिक के स्थान पर व्यवहारिक गतिविधियों पर जोर दिया जाता है और व्यवहारिक गतिविधियों को आधार बना करके उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट किया जाता है कि वे अधिक से अधिक टारगेट लैंग्वेज की तरफ अग्रसरित हो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि टीबीएलटी को टीबीआई भी कहा जाता है और इसमें लैंग्वेज को ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल इसमें बच्चों को प्रोवाइड करने के स्थान पर उनको इंस्पायर किया जाता है कि वो ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल खुद जनरेट करें दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में आने वाली घटनाओं से रूबरू होकर के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है टीबीएलटी के संदर्भ में। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है और टारगेट लैंग्वेज के लिए को पढ़ाने के लिए आजकल अत्यधिक इस्तेमाल में आने लगा है। इसमें जो असेसमेंट किया जाता है इट इज़ बेस्ड प्राइमरीली बेस्ड ऑन टास्क आउटकम। इसमें जो असेसमेंट जो है वह पेन पेपर के आधार पर नहीं होता है, अपितु जो टास्क दिया हुआ है उसका आउटकम यानी कि उसका कंक्लूजन क्या निकला है उस आधार पर होता है। इन अदर वर्ड्स द अप्रोप्रिएट कंप्लीशन ऑफ द रियल वर्ल्ड टास्क। देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, रियल वर्ल्ड टास्क यानी कि वास्तविक जीवन के जो कार्य बच्चे को जो दिए जाते हैं उसकी पूर्ति कितने आधार पर हुई है, किस तरह से हुई है, उसको लेकर के ही इसमें असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, रादर देन ऑन एक्यूरेसी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड लैंग्वेज फॉर्म्स। बजाय के जो लैंग्वेज फॉर्म्स जो हैं यानी लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, पेडागोजिकली किस तरह से इवेल्यूएट करना चाहिए, वो सारे बातों को एक तरफ रख दिया जाता है। यानी आप ये कहिए कि इसमें करिकुलम को बिल्कुल एक तरफ रख दिया जाता है। इसमें एकमात्र स्थिति इस तरह से क्रिएट की जाती है कि बच्चों को इसमें ये इंस्पायर किया जाता है कि दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनको आधार बना करके अपना टास्क पूर्ण करें। दिस मेक TBLT टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग स्पेशली पॉपुलर फॉर डेवलपिंग टारगेट लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। देखिएगा, महत्वपूर्ण बात देखिएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो एक इंजेक्शन नहीं है। कॉन्फिडेंस जो होता है वो सेल्फ डेवलप्ड होता है। ये कोई इंजेक्शन नहीं है जो आपने किसी के अंदर पफ कर दिया या इंजेक्ट कर दिया उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप। और कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब हम रियल लाइफ सिचुएशन से उसको फील करते हैं, उसको रियल लाइफ सिचुएशंस को हम फेस करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिन प्रतिदिन का जो घटनाक्रम होता है उसको आधार बना करके जो टारगेट लैंग्वेज में बच्चे की फ्लुएंसी इसमें इंप्रूव किया जाती है। फ्लुएंसी किसमें? फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कम्युनिकेटिव कॉन्सेप्ट को इसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो बच्चे में एक आत्मसम्मान इसमें विकसित होता है, इसमें बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय भाषा जो कि टारगेट लैंग्वेज जो बच्चे के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होता है, उसके प्रति बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। TBLT कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्रांच ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, TBLT इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ द CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इसमें जो परंपरागत पेपर पेन इवेल्यूशन की जगह, असेसमेंट की जगह, इसमें वास्तविक जीवन में रियल वर्ल्ड में जो बच्चे द्वारा जो काम किया जाता है उसका जो आउटकम होता है, उसका कंक्लूजन जो होता है, उसी आधार पर ही बच्चे का इसमें इवेल्यूशन किया जाता है, उसी को इसमें मापदंड दिया जाता है। और सेकेंडरी बात, ये बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करने का काम करता है क्योंकि बच्चा इसमें थियोरेटिकल के स्थान पर प्रैक्टिकल कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि TBLT इज आल्सो a branch of also a branch of CLT और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं TBLT को किसने पॉपुलराइज किया। भारत के संदर्भ में पहले बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में इसे NS प्रभु, जिन्हें N प्रभु भी कहा जाता है, उन्होंने इसे पॉपुलराइज किया था। N प्रभु ने
बेंगलोर प्रोजेक्ट नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, उसमें इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया और उनका साथ जेरेमी हार्मर हैमर सॉरी जेरेमी हैमर हार्मर ने दिया था। जेरेमी हार्मर ने इनका इस बेंगलोर प्रोजेक्ट में साथ दिया था। तो भारत में एन एस प्रभु, जिन्हें एन प्रभु भी कहा जाता है, उन्होंने इसको TBLT को पॉपुलराइज किया, जिसमें उनका साथ जेरेमी हार्मर ने दिया था। प्रभु ने ये कंक्लूजन निकाला कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है उसको पढ़ाने में काफ़ी इजी पैटर्न अगर का इस्तेमाल किया जाए या TBLT का इस्तेमाल किया जाए तो ये लॉन्ग लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम जो है वो भी इसमें समाप्त हो जाती है ना। प्रभु नोटिस्ड दैट हिज स्टूडेंट्स कुड लर्न लैंग्वेज जस्ट इजीली विद अ नॉन लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम एज वेन दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लिंग्विस्टिक क्वेश्चंस, है ना। लिंग्विस्टिक क्वेश्चंस बच्चों को देने की अपेक्षा, है ना, जैसे एक छोटी सी हम बात करें कि राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑन अ फेयर, है ना। एक फेयर पे एक पैराग्राफ लिखने के लिए हम बच्चों को कहते हैं, तो बच्चा रटन तो फेयर फेयर पे पैराग्राफ लिखेगा, फेयर यानी कि मेला पे पैराग्राफ लिखेगा। तो इससे अच्छा ये है कि बच्चा स्वयं, बच्चे को कहा जाए कि आपको मेले में जाना है और वहाँ आपको जितने इंग्लिश के शब्द आपको ध्यान में आते हैं उनको मेमोराइज करना है, उसके बाद आपको उसके एक्सप्रेस करना है। तो बट नेचुरल है, बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि नो वन कैन बी स्लेव ऑफ एनीवन, है ना। कोई भी किसी और का दास नहीं हो सकता, जबकि मास्टर वो खुद का हो सकता है, यानी कि खुद का वो मालिक हो सकता है। और जब एक सेल्फ स्व की फीलिंग जब आती है किसी में, तो वो डेफिनेटली उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उभर करके आती है कि वह कार्य करने में उसमें कॉन्फिडेंस लेवल का डेवलपमेंट होता है। मेजर स्कॉलर्स इसके साथ साथ और कौन कौन थे इस एन एस प्रभु के साथ साथ पूरे वैश्विक स्तर पर किन किन लिंग्विस्ट्स जो थे, महानुभाव जो थे, जिन्होंने TBLT को पॉपुलराइज किया, वो हैं टेरेसा MP का सबसे महत्वपूर्ण नाम, मार्टिन ईस्ट एंड माइकल लॉन्ग। ये तीन और थे जिन्होंने TBLT को वैश्विक स्तर पर पॉपुलराइज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रभु का हमने पहले ही बात की थी, इन्होंने बेंगलोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। बेंगलोर प्रोजेक्ट थॉट दैट टास्क्स वर अ वे ऑफ टैपिंग इनटू लर्नर्स नेचुरल मैकेनिज्म, है ना। जो टास्क जो देना है ये किसी लर्नर के नेचुरल मैकेनिज्म को में प्रवेश करने के समान है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम टास्क देते हैं तो बच्चा सेल्फ जनरेट होता है ना, उस पर सेल्फ असेसमेंट की फीलिंग डेवलप होती है। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड वर नॉट कंसर्न विद द रियल लाइफ कम्युनिकेशन पर से। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस को अभी तक जो अवॉइड किया जाता था, उसे इसमें रियल लाइफ सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसे टास्क दे दीजिए, आप रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड ही आप संदर्भ टास्क दीजिए और बच्चा उन टास्क को फॉलो करते हुए अपने कार्य को पूर्ण करेगा। तो महत्वपूर्ण बात इस स्लाइड में NS प्रभु, बेंगलोर प्रोजेक्ट, जेरेमी हार्मर, टेरेसा पिका, मार्टिन ईस्ट, माइकल लॉन्ग, बहुत महत्वपूर्ण ये नाम है साथियों। ये एनालिसिस हमें करना होगा, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि टारगेट लैंग्वेज टीचिंग में ये जो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, जो ये अप्रोच जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें महत्वपूर्ण एक ऑप्शन है जिसमें हम काम कर सकते हैं। एज ए टीचर आप इसमें, आपके सामने अत्यधिक ऑप्शन है लर्नर को समझाने के लिए। बात करते हैं डेविड न्यूनन की। डेविड न्यूनन ने 2004 में यह बात बताई थी कि टास्क दो प्रकार के होते हैं। TBLT में जो सबसे पहली लाइन है, देखिए इसमें TBLT में दो जगह T आ रहा है, एनालिसिस कीजिएगा। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, तो ये प्रश्न अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि TBLT का अंतिम T का अर्थ क्या है और प्रथम T का अर्थ क्या है। तो प्रथम T यानी कि टास्क, तो टास्क कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कह रहे हैं? डेविड न्यूनन साहब कह रहे हैं। कब कहा था? 2004 में कहा था। पहला है टारगेट टास्क एंड सेकंड इज पेडागोजिकल टास्क। देखिए कोई भी, हमने पहले भी बात की थी कि पेडागोजी को आप एक तरफ नहीं रख सकते, है ना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइंस ऑफ टीचिंग इज नॉन एज पेडागोजी, पहली बात। एंड पेडागोजी इज रिलेटेड विद द अप्रोच, देन अप्रोच टू द मेथड एंड मेथड टू द टेक्निक। ये पूरा एक क्रम, इस क्रम को हमें फॉलो करना है। तो टारगेट टास्क ये एक तरह से टेक्निक होगी, है ना, पढ़ाने के लिए। टारगेट टारगेट टास्क रेफर टू डू समथिंग आउटसाइड द क्लासरूम एंड द रियल वर्ल्ड। ये बच्चे को वास्तविक जीवन में कुछ करने के लिए, कक्ष से बाहर यानी कि गाइडेड एनवायरनमेंट से बाहर कुछ करने के लिए इसमें कार्य दिया जाता है। पेडागोजिकल टास्क रेफर टू द टास्क स्टूडेंट्स परफॉर्म इनसाइड द क्लासरूम, है ना। ये गाइडेड एनवायरनमेंट में, कक्षा का, देखिए अब मान लो आपने प्लेवे मेथड का इसमें इस्तेमाल कर दिया, प्लेवे में आपने टेक्निक या मेथड का आपने इस्तेमाल किया, इसमें
आपने विजिटिंग द डॉक्टर, है ना, डॉक्टर के लिए आपने उसमें कर दिया, या विजिटिंग टू द बैंक ये आपने कर दिया, या कॉल कॉल टू द कस्टमर केयर फॉर द हेल्प ये कर दिया। तो इसमें क्या होगा, गाइडेड एनवायरनमेंट में आपने बच्चे को एक आउटलाइन, देखिए आउटलाइन तो आपको बच्चों को देनी पड़ेगी क्योंकि टारगेट लैंग्वेज है, लेकिन टारगेट लैंग्वेज में आउटलाइन देने का अर्थ नहीं कि बच्चे को बिल्कुल ही आप क्लासरूम का स्लेव बना दें या क्लासरूम गाइडेड एनवायरनमेंट की उसको आदत डाल दें। एंड इन रिस्पॉन्स टू टारगेट लैंग्वेज इनपुट प्रोसेसिंग, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडेड एनवायरनमेंट का इसमें इस्तेमाल करते हुए बच्चे को आउटडोर कॉन्सेप्चुलाइजेशन के लिए टारगेट टास्क इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है, ये ध्यान रखिएगा। दो प्रकार के हैं, टारगेट टास्क एंड पेडागोजिकल टास्क। पेडागोजिकल टास्क को ही आप पहले बच्चे को पढ़ा करके उसे आप टारगेट टास्क की तरफ भेज सकते हैं, या टारगेट टास्क बच्चे को दे दिया है तो पेडागोजिकल टास्क में हम उसको उसकी जो गलतियां जो हैं, जो कमियां जो हैं, उसको हम रिफाइन कर सकते हैं। न्यूनन कंक्लूड्स दैट टारगेट टास्क में भी नॉन लिंग्विस्टिक, है ना। देखिए एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, ये नॉन लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये लिंग्विस्टिक ही हो। यहाँ नॉन लिंग्विस्टिक एक व्यापक संदर्भ में है, यानी कि आप बच्चा, देखिए टारगेट लैंग्वेज से पहले उसके पास मदर टंग है, बच्चा मदर टंग में उस सारे सारे संदर्भ को देख रहा है और देखने के बाद उसको फिर वह एनालाइज कर रहा है। तो उसे आप, जरूरी नहीं है कि हम कहें कि स्टार्टिंग में कि तू टारगेट लैंग्वेज के बारे में ही सोच, डेफिनेट वो सोचेगा, लेकिन कब, जब हम पेडागोजिकली उसको साउंड कर देंगे। He defines a pedagogical tasks as a classroom activity that involves the students to understand and produce the target language while focusing on conveying the meaning and not being too concerned with form। देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें देखिएगा, उसे फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, स्वरूप से कोई मतलब नहीं है, बस टारगेट लैंग्वेज अचीव करना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, कि किस तरह से उस तक पहुंचती है। ये बात हम बार बार इस बारे में कहते हैं कि इनफॉर्मल वे जो होता है किसी चीज़ को सीखने का, इट इज़ मोर यूजफुल देन ऑफ द फॉर्मल वे। फॉर्मल वे के लिए आपके पास क्लासरूम से, क्लासरूम्स में आप उसको गाइडेड एनवायरनमेंट दे सकते हैं मात्र 6 घंटे के लिए, बट रिमेनिंग 18 आवर्स ही और शी इज़ विद हिम और हर, वो अपने साथ हैं, यानी कि सोसाइटी के साथ हैं। सो सोसाइटी में उन्हें जहाँ भी मौका मिले, जिस रूप में मौका मिले, उन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को वह समझें और समझ करके जिस स्थिति में चाहें और जिस तरह से चाहें उसको स्वीकार करें। एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, यानी कि यह एक इतना व्यापक स्वरूप लेकर के चलता है कि जहाँ जैसा जिस रूप में भी सेकंड लैंग्वेज मिले, उस टारगेट लैंग्वेज मिले, उस टारगेट लैंग्वेज के शब्द, टारगेट लैंग्वेज के सेंटेंस, टारगेट लैंग्वेज का एनवायरनमेंट बच्चा खुद जनरेट करने के लिए मोटिवेट हो। और ये मोटिवेट कहाँ से होगा, पेडागोजिकल टास्क से। तो ध्यान रखिएगा, पेडागोजिकल टास्क एंड टारगेट टास्क ऑलवेज गो टुगेदर, यह हमेशा साथ में चलते हैं। तो महत्वपूर्ण बात देखिएगा, डेविड न्यूनन 2004, target and pedagogical task. What is the difference between the target task and pedagogical task? What is the meaning of target task and pedagogical task? बहुत they are the very important question, ध्यान रखिएगा एनालिसिस के संदर्भ में। रोडफिल इल्स ने एक इसमें विचार दिया था कि टास्क जो होता है, जैसे TBLT हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं, तो टास्क के 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू रॉड एलिस देयर आर 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से? अ टास्क इन्वॉल्व्स अ प्राइमरी फोकस ऑन मीनिंग, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, यानी कि उसका जो फोकस जो है वह मीनिंग पर होना चाहिए, अर्थ पर होना चाहिए, यानी कि टास्क निरर्थक नहीं होना चाहिए, टास्क सार्थक होना चाहिए। निरर्थक टास्क किसी कार्य का नहीं होता, यानी कि हम बच्चे को अगर कोई भी टास्क देते हैं, उसके क्लास, उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और उसके बिहेवियर के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5वीं तक के बच्चे को हम ये दे दें, या प्राइमरी लेवल के बच्चे को ये दे दें कि वो ऑब्जर्वेटरी घूमने के लिए गया हुआ है ना। दूसरी तक के बच्चे को कह दें कि भाई आपको कंप्यूटर के फंक्शंस लिखने हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना नहीं। बच्चे की जो वास्तविक स्थिति होती है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इनमें जो उनकी जो साइकोलॉजिकल एज होती है, उनके आधार पर ही उनको कार्य दिया जाना चाहिए। आर टास्क हैज सम काइंड्स ऑफ गैप, है ना। गैप यानी कि इनमें किसी न किसी तरह का गैप अवश्य होना चाहिए, यानी कि इसमें जो एक्टिविटीज़ जो वो गैप पर आधारित एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, गैप फिलिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। यहाँ एन प्रभु की हम बात करेंगे, उन्होंने 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दी हैं, इंफॉर्मेशन गैप, रीजनिंग गैप एंड ओपिनियन गैप। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें टास्क में गैप होना चाहिए, और गैप जो है वो एन प्रभु के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का होना चाहिए। एन प्रभु बेंगलोर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने पहले स्लाइड में इसका अध्ययन किया था, याद फिर देख लीजिएगा।
The participants choose the linguistic resources needed to complete the task. लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स पे, टास्क जिसको दिया गया है वो कि वो किस तरह से अपने टास्क को पूरा करने के लिए लैंग्वेज का यूज करता है, लिंग्विस्टिक वर्ड्स या का यूज करता है। और टास्क हैज़ अ क्लियरली डिफाइंड लॉन्ग लिंग्विस्टिक आउटकम, और साथ ही साथ इसमें जो एक बहुत इसका डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और साथ में ही इसका जो आउटकम है वो नॉन लिंग्विस्टिक होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, इसमें बार बार शब्द आ रहा है नॉन लिंग्विस्टिक, यानी कि आवश्यक नहीं है कि बच्चा बच्चा जो बिहेवियरल चेंजेस जो हैं उसको बोल करके ही स्पष्ट करे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई बार किसी को देखते हैं और उसके जो एक्सप्रेशन से ही वो महत्वपूर्ण कई हमें उसके बारे में कंक्लूजन मिल जाता है, कंक्लूडिंग नोट मिल जाता है कि उसमें कितना बिहेवियरल चेंजेस हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। रॉड एलिस ने जो 4 करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं टास्क से रिलेटेड, वो इनका हमने अब इसमें चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जो टास्क जो होते हैं वो प्राइमरी बेस पर दिया जाना चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, ना कि बच्चे की आयु के से आगे के उससे बड़े होने चाहिए। चलिए किस तरह से इसको TBLT को एग्जीक्यूट किया जाता है बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्री टास्क। In the pre-task, the teacher will present what will be expected from the students in the task phase। यानी कि TBLT में सबसे पहले जो टास्क बच्चे को दिया जाता है उससे में बच्चे को बता दिया जाता है शिक्षक द्वारा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। एडिशनली इन द वीक फॉर्म ऑफ TBLT द टीचर में prime the students with key vocabulary and grammatical construct, although this can mean that the activity is in effect more similar to the more traditional present practice and produce paradigm। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह PPP पैराडिगम पर आधारित होता है, यानी कि प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड देन प्रोड्यूस। ये एक महत्वपूर्ण इसकी संकल्पना है प्री टास्क की, कि बच्चे को इसमें सबसे पहले बता दिया जाता है कि आपसे क्या अपेक्षा है, कि आपसे क्या बिहेवियरल चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते थे। कि महत्वपूर्ण बात है, जब हम लेसन बनाते हैं उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में हम चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे में क्या बिहेवियरल चेंजेस होंगे जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तहत। तो इसकी हम चर्चा पहले ही कर कर लेते हैं, बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है। जबकि अभी तक हमने चर्चा जब भी इसकी बात सोचते हैं तो उसमें पहले इसके बारे में बात नहीं की जाती है। लेसन प्लान या प्लान का जो चर्चा है वह छात्र से नहीं की जाती है, लेकिन इसमें छात्र को सबसे पहले ही बता दिया जाता है कि अब इससे उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इन स्ट्रॉन्ग टास्क बेस्ड लर्निंग लेसन लर्नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और एनी गिवन कॉन्टेक्स्ट देमसेल्व्स। और अगला इसमें चरण ये होता है कि बच्चे को इसमें फ्री कर दिया जाता है कि वो कोई भी लैंग्वेज को लैंग्वेज रिलेटेड टास्क को करने के लिए वह स्वतंत्र है कि वह उसमें भाषा, देश, काल या परिस्थिति का किसका वो चयन करता है। यानी कि पहले वाले में बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस के बारे में पहले बात कर ली जाती है कि आपसे क्या बिहेवियरल चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और उसके बाद बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि बच्चा अपने आधार पर किस तरह से व्यवहारिक परिवर्तन की तरफ सेल्फ मोटिवेट होता है। द इंस्ट्रक्टर्स may also present a model of the task by either doing it themselves or by presenting picture, audio and demonstrating the task। देखिए वही बात हमने पहले बात की थी कि इसमें पहले पेडागोजिकली बच्चे को टास्क प्रोवाइड किया जाता है, पेडागोजिकली उसको एनालिसिस करके बताया जाता है। इंस्ट्रक्टर की भूमिका को इसमें नकारा नहीं किया है। इंस्ट्रक्टर उसमें गाइडेड एनवायरनमेंट के आधार पर बच्चे को यह काम करके पहले बताता है और उसके बाद बच्चे को मोटिवेट करता है कि वह स्वयं देश, काल, परिस्थिति, वातावरण के आधार पर लिंग्विस्टिक या नॉन लिंग्विस्टिक फॉर्म में अपना इस जो टास्क को एग्जीक्यूट करें। Second step, task during the task phase, the student perform the task typically in small groups। देखिए इसमें दूसरे पर होता है, ये तरीका ये होता है कि जो टास्क जो है वह स्मॉल ग्रुप्स में एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटी, है ना। जरूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी सिंगुलर हो, में भी ये भी हो सकता है कि कई कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ का अगर को इस तरह का जो नेचर होता है, इस नेचर के आधार पर, इस नेचर को आधार बना करके स्टूडेंट्स ग्रुप एक्टिविटी को भी इसमें प्रमोट किया जाता है। अनलेस द टीचर प्लेज अ पर्टिकुलर रोल इन द टास्क, द टीचर्स रोल इज टिपिकली लिमिटेड टू वन
ऑफ एन ऑब्जर्वर और काउंसलर। हालांकि देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात देखिएगा, इसमें शिक्षक का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन वह एक ऑब्जर्वर या काउंसलर की भूमिका में होता है। यानी कि अगर ग्रुप एक्टिविटी में, पेडागोजिकली एक्टिविटी में, क्लासरूम गाइडेड एनवायरनमेंट की एक्टिविटी में, अगर ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे को कोई किसी तरह की समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए ऑब्जर्वर के रूप में टीचर मौजूद रहता है, देयर बाय मेकिंग इट अ मोर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथोडोलॉजी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह टीचर सेंटर मेथड हो, यह स्टूडेंट सेंटर मेथोडोलॉजी इसमें ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि बच्चे को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर इस टास्क बेस्ड अप्रोच को बनाया जाए। Review. If learners have created tangible linguistic products, example, text, Montague, presentation, audio or video recording, learners can review each other's work and offer constructive feedback if a task is a set to extend over longer periods of time. है ना, देखिए महत्वपूर्ण बात देखिएगा, अगर आपको बच्चे को हमने कुछ काम दिया है और बच्चा उसे ऑडियो विजुअल वे में, है ना, या किसी और रूप में बच्चा उसे प्रेजेंट करता है हमारे सामने, टेंजिबल रूप में लेकर के आता है, तो उसके लिए एनालिसिस क्लास का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालिसिस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फीडबैक हम बच्चे को दे सकते हैं या बच्चे से हम फीडबैक ले सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि हमने उसे प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्य दिया हो जो कि कई महीनों या कई सप्ताह तक चला हो, तो ऐसे में भी एक महत्वपूर्ण बात उभर करके आती है कि इसके लिए हम रिव्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इसमें बात है। इसके लिए इंटरेक्टिव सेशन, इंटरेक्टिव साइकिल में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद इंटरेक्टिव साइकिल का इस्तेमाल हम लोग इसके तहत, एक शिक्षक जो इसके तहत कर सकता है। TBLL एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, है ना। TBLL कैन बी सीन एज एनालॉगस और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। TBLT को आप टास्क बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के रूप में भी देख सकते हैं, यानी कि इसमें अत्यधिक संभावना है टारगेट लैंग्वेज बच्चे को सिखाने के लिए, हम इसे प्रोजेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग एक बहुत व्यापक स्वरूप है बच्चे को सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज सिखाने का। इसमें मल्टीपल स्कोप है एक टीचर के लिए कि वह कितने प्रकार से, किस तरह से बच्चे को नवाचार परक सोचने के लिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पेडागोजिकल प्लस क्लास प्लस रियल वर्ल्ड सिचुएशन से बच्चे को किस तरह से इसमें प्रमोट किया जाता है। NS प्रभु ने इसमें जो टास्क हमने ऊपर कहा था ना, गैप, तो इसमें कौन कौन से इसमें टाइप ऑफ टास्क इसमें दिए जाते हैं, आइए बात कर लेते हैं। एन प्रभु ने कहा था इसके टास्क की 3 प्रमुख कैटेगरीज हैं। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, है ना, विच इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। जब आप एक सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, इट इज़ नॉट अ इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। वन पर्सन टू अनदर और वन फॉर्म टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए ये बात कहीं ना कहीं समान है NCF 2005 से। NCF 2005 क्या कहता है, हर विषय में इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट चलता है, तो यह भी इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को यह फॉलो करता है। इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे ट्रांसफ़र करने की बात की जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक विषय से दूसरे विषय, एक स्वरूप से दूसरे विषय के थ्रू में। जनरली कॉलिंग फॉर द डिकोडिंग और एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम और इनटू लैंग्वेज, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप पर इनकोड करना और उसको डिकोड करने के लिए इसमें प्रक्रिया की जाती है। One example is pair work in which each member of the pair has a part of total information, for example an incomplete picture। यानी कि आपने कक्षा में एक ग्रुप एक्टिविटी कराई है जिसमें कि आपने एक इनकम्प्लीट पिक्चर दी हुई है, यानी कि पिक्चर को पूरा करना है ना। तो इसको पिक्चर को पूरा करने में बच्चा अपने अनुभव, यानी ग्रुप जो है वो अपने अनुभव का इसमें इस्तेमाल करेगा, एंड अटेम्प्ट टू कन्वे द वर्बली टू द अदर, और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ वो कन्वे करेगा कि भाई देखो मेरे पास तो ये एक्टिविटी दे रखी है, मुझे इसमें ऐसा करना है ना, और तुमको ऐसा करना है, तो अपन किस तरह से काम करें, तो बच्चे में इंटरेक्टिव एटीट्यूड डेवलप होगा। Another example is completing a tabular representation with information available in given piece of text, है ना। कोई जानकारी एक पैराग्राफ में दी हुई है, उस पैराग्राफ की जानकारी को पूरा भरना। जैसे
फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी सी बात करें, बात कर लेते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र, इस पे आपने टीबीएलटी दिया तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र पूरी क्लास तो कर नहीं पाएगी, तो इसमें हमने टास्क दे दिया स्टेट वाइज, हर चार चार बच्चों को हमने उसमें स्टेट वाइज उनको दिया कि भाई आज कुल स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर, राज्यों के आधार पर आपको ये टास्क करना है। तो इसमें बच्चा उसको इंटरेक्ट करेगा आपस में एक दूसरे से, है ना, क्योंकि सीमाएं तो एक दूसरे से मिलती हैं, और इंटरेक्ट करके ही एनालिसिस उसमें बच्चा करेगा। द एक्टिविटी ऑफन इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन of as well, and learners may have to meet criteria of completeness and correctness in making द ट्रांसफ़र। तो जब ये एक पहलू से दूसरे पहलू, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, या एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जब जानकारियों का इस तरह से हस्तांतरण होता है, तो यह सार्थक जो सूचनाएं होती हैं वह पूर्णतः सही, यानी कि उसके मान्य स्वरूप में ही एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जाती है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अत्यधिक चर्चा परिचर्चा इसमें करने के लिए बच्चे इसमें क्लास को प्रेरित किया जाता है। दूसरा जो है रीजनिंग गैप एक्टिविटी है ना, इसमें विच इन्वॉल्व्स डिराइविंग सम न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम गिविंग इंफॉर्मेशन थ्रू प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस, डिडक्शन, practical reasoning, or the perception of relationship or patterns. The activity necessarily involves comprehending and conveying information as in the information gap activity, but the information to be conveyed is not identical with that initial comprehension. There is a piece of reasoning which connects the two. रीजनिंग एक्टिविटी जो है वह कुछ सूचनाओं को दूसरी सूचनाओं से जोड़ने के लिए ये कार्य करती है, यानी कि रीज़न या तर्क शक्ति के आधार पर होता है, यानी कि बच्चा जो होता है इसमें एनालिसिस करके, है ना, एक वो कहते हैं ना आइडिया इज एसोसिएटेड विद आइडिया, तो एक आइडिया को दूसरे आइडिया में एसोसिएट करने का कार्य इसके तहत करता है। जैसे कि आपने कुछ शब्द बच्चे को दे दिए और शब्द बच्चे को दे करके हमने उस बच्चे का किस चीज़ के सिनोनिम से ढूंढो, तो सिनोनिम से ढूंढने में वो डेफिनेट जो अपने कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद वह निष्कर्ष निकालेगा, और ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त गतिविधि मानी जाती है रीजनिंग गैप एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा साथियों, गैप एक्टिविटीज़ इनके बारे में एन प्रभु ने सर्वाधिक काम किया। यह 3 प्रकार की गैप एक्टिविटीज़ होती है। थर्ड इज ओपिनियन गैप एक्टिविटी which involves identifying and articulating a personal preferences, feeling or attitude in response or to a given situation. दी हुई परिस्थितियों में किसी भी बच्चे द्वारा उसे पहचानना और पहचान करके अपनी राय व्यक्त करना परिस्थितियों के आधार पर, यानी कि अपने आप को परिस्थितियों के आधार पर ढालना जिसमें उसका तर्क स्वरूप कार्य हो। वन एग्जाम्पल इज स्टोरी कंप्लीशन, जैसे उसमें आपने स्टोरी कंप्लीशन की बात की। आफ्टर अनदर इज टेकिंग पार्ट इन डिस्कशन ऑफ ए सोशल इशू, सोशल इशू में जब वह अपनी बात करता है, अपनी चर्चा करता है, यानी कि अपने विचार रखता है। द एक्टिविटी में इन्वॉल्व यूजिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेटिंग आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई वंस ओपिनियन, यानी कि अपनी बात को सार्थक स्वरूप में रखने के लिए वह उसे जस्टिफाई बनाने के लिए वह क्रमबद्ध विचारों को उस तर्क स्वरूप रखता है। ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग आउटकम्स एज राइट और रॉन्ग एंड नो रीजन to expect the same outcome from different individuals or on different occasions. देश काल परिस्थिति के आधार पर उसका जो रीजनिंग है, उसकी जो एनालिसिस पावर है, ओपिनियन जो है, वह भी परिवर्तित होती रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है तीनों गैप एक्टिविटीज़ जिनके बारे में हमने चर्चा की, यानी कि जिनके बारे में एन प्रभु ने हमें बताया। ध्यान रखिएगा साथियों, यह अत्यधिक फ्रूटफुल है, यूजफुल है। TBLT इज़ वेरी यूजफुल इन सेकेंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज टीचिंग। धन्यवाद, पढ़ते रहिए शुभकामनाओं के साथ।